नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी अमेरिका और ईरान की कूटनीतिक वार्ता की, साथ ही बात होगी अमेरिका रूस न्यूक्लियर डील के बदलते स्वरूप की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा भी, साथ ही होगी दुनिया भर की तमाम अहम खबरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आत्मघाती हमले से दहला इस्लामाबाद, इमाम बाड़े और मस्जिद को निशाना बनाकर हमला, कम से कम 31 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, राजधानी में आपातकाल लागू। ओमान की मस्जिद में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता, बातचीत के एजेंडे पर संशय बरकरार। अमेरिका ने बातचीत के विफलता पर सैन्य कार्रवाई से नहीं किया इनकार, वैश्विक नेताओं का संयम बरतने की सलाह। मॉस्को में अज्ञात हमलावर ने रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के शीर्ष जनरल को मारी गोली। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर लगाया साजिश रचने का आरोप। फिलहाल कीव ने नहीं दी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया। यूक्रेन मसले पर अबू धाबी में त्रिपक्षीय बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त। क्रेमलिन ने वार्ता को बताया सकारात्मक। दोनों पक्षों के बीच 314 कैदियों के अदला बदली पर समझौता। दोनों पक्ष जल्द बातचीत करने पर सहमत। न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद कूटनीतिक हलचल। अमेरिका का चीन और रूस के साथ त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता की अपील। राष्ट्रपति ट्रंप ने संधि के 1 साल विस्तार के पुतिन के आग्रह को ठुकराया। ट्रंप का नई, बेहतर और आधुनिक परमाणु संधि पर जोर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। क्या ओमान खाड़ी में बढ़ते तनाव को बातचीत में बदल पाएगा? कई दिनों की धमकियों और सख्त बयानों के बाद अमेरिका और ईरान आखिरकार वार्ता की मेज पर तो आए हैं, लेकिन एजेंडे और रेड लाइनों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ कूटनीति की कोशिश है तो दूसरी ओर सैन्य दबाव और सख्त चेतावनियां। ऐसे में अहम सवाल यही है कि मस्कट की यह बैठक क्या मौजूदा स्थिति को सामान्य कर पाएगी या नहीं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या ओमान से निकलेगा खाड़ी में शांति का रास्ता? कई दिनों की धमकियों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान शुक्रवार को मस्कत में वार्ता की मेज पर तो आए, लेकिन बैठक के एजेंडे को लेकर बड़े मतभेदों के साथ। बैठक से पहले भी दोनों पक्षों ने बयानों के तीर छोड़कर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। बैठक से पहले ईरानी विदेश मंत्री आराक्ची ने अपने ओमानी समकक्ष बदर अल बुसैदी से मुलाकात की। बैठक के जरिए अमेरिका ये परखना चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर कूटनीतिक प्रगति की कोई संभावना है या नहीं। लेकिन साथ ही अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया है। ईरान ने कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीति अपना रहा है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखेगा। वार्ता में अमेरिका की नुमाइंदगी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं और उनके साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद हैं। बैठक से पहले ईरान ने ओमान के हाथों अपनी मांगें अमेरिका को सौंप दी। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत राजनयिक और तकनीकी वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उचित परिस्थितियां तैयार करने पर केंद्रित है। वहीं रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। क्रेमलिन ने उम्मीद जताई है कि बैठक का नतीजा अच्छा ही होगा। वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका के एक फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। अमेरिकी सरकार ने साफ किया है कि ईरान में कूटनीतिक और काउंसलर संबंध न होने की वजह से वो अपने नागरिकों की मदद करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के हितों का प्रतिनिधित्व तेहरान में स्विट्जरलैंड दूतावास करता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दे, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी वार्ता में शामिल करना चाहता है, जबकि तेहरान कह रहा है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक ही सीमित रहनी चाहिए। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत करते हुए अरब सागर और लाल सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए हैं। साथ ही कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन के सैन्य अड्डों से वायुयानों की सक्रियता बढ़ी है।
फिलहाल ईरान संकट पर कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और दोनों पक्ष अपनी रेड लाइन पर अड़े हुए हैं। और आइए इसी अहम खबर पर चर्चा करते हैं। राजीव नयन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एसोसिएट रिसर्च हैं MPIDSA से। बहुत स्वागत सर आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, ओमान वार्ता क्या हल निकलता हुआ यहां से नजर आ सकता है? देखिए, अभी इस वार्ता से हल तो अभी तो नहीं लग रहा है कि इस राउंड में चाहे इस दौर में निकलेगा, लेकिन चलिए वार्ता की शुरुआत तो हुई। इसे एक हम सकारात्मक पहलू के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से ट्रंप फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे और काफी एक तनाव का माहौल पूरे क्षेत्र में आ चुका था। उनको 2-3 उनकी मांगे हैं। अब उस मांग पर देखिए थोड़ा सा तो हमें नहीं लगता है कि ईरान मान सकता है। जैसे पहला है पूरा का पूरा जो परमाणु कार्यक्रम है उसको समाप्त करना, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर वार्ता हो सकती है, समय लगेगा। उसके बाद देखिए फिर से जो मामला अटक रहा है वह है बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, उसका रेंज और उसके ऊपर, वो भी अमेरिका का डिमांड है। और तीसरा जो सबसे अहम डिमांड है, मांग है, वह है कि ईरान जितने भी तथाकथित आतंकवादी कहे, मिलिटेंट कहे या जो कहे, एक नॉन स्टेट एक्टर्स कह ले, उनको आप समर्थन देना बंद करो। तो कभी भी ईरान नहीं कहेगा कि वह समर्थन देता है, तो उस पर वार्ता कहां तक खींच सकती है। सिद्धांतता कहेगा कि हाँ मैं समर्थन नहीं देता हूँ, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मैं कोई भी समर्थन नहीं देता हूँ। तो ये देखिए जटिलताएं हैं, इस वार्ता में जटिलताएं हैं। और उस जटिलताएं में हो सकता है ट्रंप तो माने जाते हैं कि एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, फिर से थोड़ा नीचे उतरते हैं। लेकिन आज का न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक खबर छपी है जी, और हमें लगता है कि जानबूझकर एक ऐसे समय में खबर छपी है जबकि ओमान में वार्ता जारी है और उस समय समाचार आ रहे हैं कि ईरान बहुत तेजी से अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। ये बड़ी मुख्य खबर के रूप में है। और उसमें साथ साथ यह भी दिया जो कि डैमेज कर दिया गया था, जो पिछला हमला हुआ था या युद्ध कहिए, संघर्ष कहिए, उसमें। और परमाणु के ऊपर ऐसे में सवाल ये भी आता है कि अभी इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या इससे वैश्विक पटल पर भी कोई बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए वैश्विक पटल पर असर कितना देखने को पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ वैश्विक आज के दुनिया में जब हम एक इंटरलिंक्ड वर्ल्ड कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड का है, तो अगर तनाव होता है तो उसका असर कई क्षेत्रों पर होता है। केवल सुरक्षा कहीं पर ही नहीं मानना चाहिए, उसका तेल की आपूर्ति पर होता है, बाकी भी अर्थव्यवस्था पर होता है। अगर वहां पर चलता है तो देखिए वहां का जो नेविगेशन है, वहां का जो यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब बाधित हो जाता है। चिंता में आ जाते हैं, सब लोग रोक लेते हैं कि वहां पर से ट्रांसपोर्टेशन सी जो लेन्स होता है उस पर चिंता व्यक्त होती है। लोग हिचकिचाते हैं उस क्षेत्र से कोई भी अपना शिप चाहे जहाज भेजने में। तो हर लोग फिर एक चिंता के निगाह से जो उस क्षेत्र को देखता है और हर कोई अपना अपना निर्णय को थोड़े क्षण तक रोकना चाहता है कि क्षण देख लो क्या होता है। तो एक देखिए तनाव तो बना हुआ है, बार बार ट्रंप जो है सब धमकी दे रहे हैं उन्हें, तो इसी धमकी के बीच में यह वार्ता हुई है। ईरान की भी शर्त थी कि वह ओमान से वार्ता करेगा, अलग अलग वार्ता करेगा, एक साथ आमने सामने बैठकर वार्ता नहीं होगी। ईरान के साथ का दौर समाप्त हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम अहम फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर तो रखा जा ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि तस्वीर और किस ओर इशारा करती है और क्या ये वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर आती है जहां पर ये दोनों देश आपसी सहमति से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ उसी खबर पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति का असर अब वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने से राष्ट्रपति ट्रंप के इनकार के साथ ही दशकों से चली आ रही हथियार नियंत्रण व्यवस्था टूट गई है। ऐसे में क्या दुनिया फिर से एक खतरनाक परमाणु दौड़ की ओर बढ़ रही है या इसमें कुछ और नजर आ रहा है? आइए जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के अपने मंत्र के साथ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे नई व्यवस्था के गढ़ने की साफ झलक दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को खत्म हुए अमेरिका रूस परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीत युद्ध के दौर से चली आ रही वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी आधिकारिक रूप से ढह गई, जिसने पिछले लगभग 50 वर्षों तक दुनिया को अनियंत्रित परमाणु हथियारों की होड़ से किसी हद तक बचाए रखा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाने जाने वाली इस समझौते के बदले एक नया और मजबूत समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के लिए बेहद खराब बताते हुए कहा कि इसका बार बार उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि न्यू स्टार्ट को बढ़ाने के बजाय हमें अपने न्यूक्लियर एक्सपर्ट से एक नई, बेहतर और मॉडर्न ट्रीटी पर काम करवाना चाहिए जो भविष्य में लंबे समय तक चल सके। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाने वाली इस संधि के समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ट्रंप ने तत्काल रूप से खारिज कर दिया है। 60 और 70 के दशक में जब दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट जैसे दौर से गुजर रही थी, तब महाशक्तियों को एहसास हुआ कि बिना किसी नियंत्रण के परमाणु दौड़ केवल सामूहिक विनाश की ओर ले जाएगी। इस सोच ने START और बाद में स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को जन्म दिया। 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों पक्षों को अधिकतम 1550 परमाणु वारहेड और 700 डिलीवरी सिस्टम तैनात करने की अनुमति मिली। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें और भारी बम वर्षक तक सीमित रहना था। ये भरोसा करो लेकिन जांच के सिद्धांत पर आधारित थी। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का निरीक्षण और डेटा का साझा करना भी शामिल था। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस इस संधि से पीछे हट गया। 2021 में अंतिम बार बढ़ाई गई ये ट्रीटी बस नाम मात्र रह गई थी, जो गुरुवार को पूरी तरह खत्म हो गई। अमेरिका और रूस अब बिना सीमा के हथियार बढ़ा सकते हैं। रूस के पास पहले से ही 5889 वारहेड हैं, अमेरिका के पास 5244। इससे दोनों देश ज्यादा मिसाइलें, सबमरीन, बॉम्बर्स बना सकते हैं। चीन भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, जो 2030 तक 1000 वारहेड तक पहुंच सकता है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी इस संधि में शामिल हो, लेकिन चीन कहता है कि उसके हथियार कम हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। यूरोपीय देश चिंतित हैं क्योंकि उन्हें रूस का खतरा ज्यादा सता रहा है। जानकार कहते हैं कि बिना संधि के दुनिया खतरनाक अनिश्चितता में पहुंच जाएगी। और आइए इसी खबर पर चर्चा करते हैं। राजीव नयन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे बड़ा पेच आप क्या मानते हैं जो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यह स्थिति यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है? देखिए, ये तो ट्रीटी जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है समाप्त हो गई, तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक जो आर्म्स कंट्रोल का दौर था, जो कि दोनों देशों के डिफरेंस का जो पॉलिसी थी, डिफरेंस की जो डॉक्ट्रिन थी, उसके साथ जुड़ी हुई है। तब इन लोगों ने आर्म्स कंट्रोल को हटा दिया है कि अब आर्म्स कंट्रोल की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके देखिए, इसका आज कल के दिन में बृहस्पतिवार को तो एक्सपायर कर गई, और लेकिन उसके पहले भी रूस ने भी इसे सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी की रवैया से वो भी क्षुब्ध था। और देखिए, वहां एक डिप्लॉयमेंट की बात थी, 1550 डिप्लॉयमेंट, लेकिन उनके पास अब हमेशा से ही इतने जिसे कहते हैं असला,
जिसे कहते हैं फिशाइल मटेरियल, हम न्यूक्लियर स्टडीज के बाद कहते हैं, जिससे कि आप बम बना सकते हैं। तो वो उनके पास इनके अलावा भी पड़ा हुआ था। अभी जो दौर है, दोनों देशों के जो परमाणु बम है पुराने पड़ चुके हैं। अब पुराने पड़े हुए बमों को अब उन्हें एक तरह से जिसे कहते हैं रिफर्बिश करना, उसे एक नयापन देना है, उसे एक नया वॉरहेड बनाना है। अगर हम उन्हें परमाणु बम बनाना है, रखना है, परमाणु अस्त्र पर अभी भी अपने सुरक्षा के लिए वो अगर अभी भी आश्रित है, तो अगर वो निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलग नीति होगी। बिल्कुल, तो ये सब तमाम पहलू तो हैं और इसी के मद्देनजर आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसमें हो पाता है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, हम देखते रहेंगे कि किस तरह से ये आने वाले जो समय है वो कैसा होता है इन दोनों देशों के लिए और साफ तौर पर इस संधि को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहां पर हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ खबर दुनिया की में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं दुनिया की कुछ अन्य बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें कम से कम 31 नमाजियों की मौत हो गई और 169 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका फेडरल राजधानी के तरलाई इलाके में खजीतुल कुबरा मस्जिद कम इमाम बारगाह में हुआ। पुलिस और चश्मदीदों ने बताया कि आत्मघाती हमलावर को इमाम बारगाह के गेट पर रोका गया, लेकिन उसने खुद को उड़ा लिया। अबू धाबी में रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर सिर्फ कैदियों की अदला बदली के साथ खत्म हो गया, लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था और युद्ध विराम जैसे मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन के मुताबिक बातचीत पहले 3 देशों के बीच हुई और उसके बाद समूह स्तर पर चर्चा की गई। रूस की राजधानी मॉस्को में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेस्केयेव पर हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलेस्केयेव रूसी जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के डिप्टी चीफ है। साल 2023 में येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के दौरान वे बातचीत करने वाले शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे। डिएगो गार्सिया को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन मिलिट्री बेस की सुरक्षा को कभी खतरे में नहीं पड़ने देगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई समझौता टूटता है या अमेरिकी सेना पर खतरा आता है तो उनके पास बेस को सैन्य तरीके से सुरक्षित और मजबूत करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल एक और नाव पर हमला किया। अमेरिकी सदर्न कमांड के मुताबिक ये नाव पूर्वी प्रशांत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए पहचाने गए मार्गों पर आवाजाही कर रही थी और नशीली पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थी। कमांड के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत हुई।